देख रहे हैं पॉलिटिकल टॉक। तो कोरोना के तकरीबन 2.5 महीने के सफ़र के बाद अब इंदौर ही नहीं पूरा देश लगभग खुलने की कगार पे है। हम इंदौर शहर के सांसद शंकर ललवानी से सीधे जुड़ चुके हैं और आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना काल के दौरान पूरे देश में तकरीबन सभी जनप्रतिनिधि ग्राउंड पर मेहनत कर रहे थे, परंतु अगर इंदौर के सांसद की बात की जाए तो ये पूरे कोरोना काल के दौरान चर्चाओं में और सुर्खियों का विषय इसलिए बने रहे क्योंकि ये 24 घंटे लोगों के बीच सीधे संवाद में जुड़े रहे। हमारे बीच शंकर ललवानी मौजूद है, क्योंकि अब कोरोना तो एक महामारी है, जाने से रही जब तक कि दवाई नहीं बनी, परंतु शहर हित के लिए आखिरकार शंकर ललवानी की क्या योजनाएं हैं और आगे शहर को क्या मिलने वाला है अपने सांसद से, आइए चर्चा करते हैं। सर, कोरोना का तो ठीक है कि एक महामारी है, जब तक बीमारी की दवा नहीं बनती तब तक इसका बोल सकते कि ना इलाज है, परंतु इससे आप कैसे शहर आगे निकले, कैसे इस से जूझते हुए संघर्ष करें और एक जागरूकता के साथ आगे बढ़े, क्योंकि अब एक मोटिवेशन जरूरी है। 2.5 महीने से लोग घरों में बैठे हुए थे, सीधे लोगों की जेब पर इसका असर पड़ा। ऐसे में ज़रूरत है लोगों के अंदर एक उत्साह जगाने की, उमंग जगाने की। यहाँ आप लोग मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। देखिए, आपने देखा होगा जिस प्रकार लगातार हम सब मिलकर, सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं, जिला प्रशासन नहीं, लोग भी, मैं शहर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिस प्रकार उन्होंने जिला प्रशासन सरकार का साथ दिया है, वास्तव में हम उसी कारण इस स्थिति में पहुंचे हैं। अगर आपने शुरुआत की स्थिति देखी होगी, किस प्रकार शुरुआत में इंदौर के हालात थे, एक हॉट सिटी में था देश की, और ऐसे चिंतित से हम सब लोग कि किस प्रकार हम इसको आगे बढ़ पाएंगे। और आपने देखा कि हमारे साथ जो दूसरे शहर थे, चाहे मुंबई की बात करें चाहे दिल्ली की बात करें, हम उससे उभर के आए हैं। तो इसलिए उभरे कि हम सब ने मिलकर प्रयास किए और वास्तव में शहर की जनता को धन्यवाद है, उन्होंने इस प्रकार हमारा साथ दिया। लंबे समय, जैसे आपने कहा कि लॉकडाउन में थे, वास्तव में लंबे समय हम लॉकडाउन में थे, लेकिन ये उसी का साथ है कि हम ये चेन तोड़ने में कामयाब रहे। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि अभी हम पूरी तरह से उभरे नहीं हैं, अभी भी कोरोना है और हमको इससे सतर्क रहना है। सर, इस पूरे कोरोना काल के दौरान कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की छवि पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा कि चुनावों के दौरान बड़े बड़े वादे और कंबल बांटने और तमाम जो लोभ लुभावन जो चीज़ें रहती हैं वो जारी रहती है, परंतु जब बीमारी का समय आया, जब विपरीत परिस्थितियां आई, तब जो जनप्रतिनिधि हैं वो मैदान छोड़कर भाग गए। ऐसे में भी आप लोगों के बीच बने रहे, तो वो कौन सी शक्ति थी जो आपको प्रोत्साहित कर रही थी, या ये कह रही थी बार बार कि मैदान पर उतरना है, लोगों की मदद करना है, लोगों के साथ जुड़े रहना, ऐसी कौन सी शक्ति है? देखिए, जब ये कोरोना हमारे देश में आया था, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबकी एक बैठक बुलाई थी और सभी सांसद हम उस बैठक में थे। और मुझे ध्यान है वो मंगलवार का दिन था संभवतः, और सुबह 9:30 बजे का समय था। हम बीजेपी के सांसदों को बुलाया था। उन्होंने हमको एक संकेत दिया था कि आने वाला समय बहुत चुनौती का समय है, और उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि इन बड़ी चुनौतियों में अवसर भी बड़े मिलेंगे। उस समय मैं सोच रहा था जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रहा था कि बहुत चुनौतियाँ आने वाली हैं और बहुत अवसर भी आने वाले हैं, पर वास्तव में जिस प्रकार की चुनौतियाँ हमारे सामने आई, जैसे लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के बाद जिस प्रकार की चुनौतियाँ थी, उन चुनौतियों में हमें सेवा कार्य करने के अवसर भी बहुत सारे मिले। मैं बता दूं कि हम जो मेरा खुद का जो फ़ोन था स्वयं का, वो हमने इसको उस पर कॉल सेंटर पर रखा था, और कॉल सेंटर में रखने के बाद हमने 5 टीमें बनाई थी। एक टीम वो थी जो कॉल सेंटर, क्योंकि एक समय कई बार फ़ोन आ रहे थे तो वो डाइवर्ट हो रहा था, तो हमने 4-5 लोग मेरे फ़ोन पे रखे थे जो कॉल सेंटर जो बातें सुन रहे थे वो सब नोट कर रहे थे, उनका नंबर नोट कर रहे थे, उनकी समस्या नोट कर रहे थे। हमने 5 टीमें वैसी बनाई थी। एक राशन देने वाली थी जो कि राशन पहुँचा रही सूखा। एक ऐसी भी टीम थी जो राशन नहीं थे, जिनका गैस सिलेंडर नहीं है, घर में कोई नहीं है, तो उनके लिए भोजन पहुँचा रही थी। एक टीम हमने ऐसी बनाई थी जो मेडिकल असिस्टेंट के लिए, आपने देखा होगा उस समय लोगों का किस प्रकार से हॉस्पिटल में एडमिट होना, रिपोर्ट नहीं मिल रही है, सैम्पलिंग नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार की इतनी समस्याएं थी, वो थी। एक टीम ऐसी थी जो ट्रांसपोर्टेशन का काम देख रही थी। आपने देखा होगा उस समय एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, मैंने लोगों से निवेदन किया था, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ दी। यहाँ तक कि मुझे एक बार वीडियो के माध्यम से पूरे शहर की जनता को शव वाहन के लिए निवेदन करना पड़ा, क्योंकि लोग लॉकडाउन में कोई पॉजिटिव मिल जाता है, उस समय इतनी जो मौतें हो रही थी, उसको शव वाहन नहीं मिल पा रहा था, 5-5, 6-6 घंटे शव पड़ा रहता था। तो इस प्रकार हमने पूरी टीम बनाई थी, और एक टीम वो थी जो बाहर से यहाँ आने वाले थे या यहाँ से वहाँ जाने वाले थे। इस प्रकार 5 टीमों ने जो लगातार काम किया,
और वास्तव में जब उस समय जब हम देख रहे थे, जब अगर मेरा मोबाइल उठा के देखते तो इतना गर्म हो जाता था कि मैंने उसको ठंडे करने के लिए ज़मीन पे रखता था कि ठंडा हो जाए। तो उस समय इतने कॉल थे, तो ये जब हम चुनौती हमारे सामने थी तो उसमें अवसर भी थे काम करने थे। कब दिन होता था, कब रात होती थी, कभी कभी मैं रात को नहाया हूँ, सवेरे उठता था, वैसे ही नाइट सूट में दिन भर रहता था, क्योंकि उस समय तो बाहर निकलते नहीं थे तो हम। दिमाग को शांत करने के लिए क्या करते थे? जैसे मोबाइल को शांत करने के लिए, ठंडा करने के लिए तो जमीन पे रख दिया, पर कहीं ना कहीं अपनी मनोस्थिति भी विपरीत तो थी ही सही। बिल्कुल कि थी। समस्या बड़ी प्रगाढ़ है, बड़ी विकट परिस्थिति सामने आ गई है, जनता के बीच में भी जानना है, जनता के लिए काम भी करना है, खुद को भी स्वस्थ रखना है और जनता के भी स्वास्थ्य के बारे में सोचना है। देखिए, उस समय तो हमारे दिमाग में जुनून सवार था, और ये जुनून सवार था कि लोगों की समस्या है। मैं बता नहीं सकता हूँ कि उस समय किस प्रकार की परिस्थिति थी। आज भी वो मुझे मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे थे कि माताएं वहाँ थी और वो जा नहीं पा रहे थे, वो रो रहे थे उसमें मोबाइल पे। मैं कैसे भी करके उनको हॉस्पिटल ले गया, उनको दूर से दिखाता था, उनकी माता अंदर बैठी रहती थी। ऐसे भी मैंने लड़के देखे जिसकी लड़की पूना में थी, जिसके फादर और मदर अंदर थे। फादर की डेथ हो गई, मदर को हमने बताया नहीं कि उसके हस्बैंड की डेथ है, दोनों एक हॉस्पिटल में। उसकी लड़की को हम यहाँ लेके आए, अंतिम संस्कार के लिए दूर से खड़ा रह के दिखाया। तो ऐसे अवसर जब आते ना तो बहुत ही बेचैनी होती है, और हमको जुनून सवार था कि क्या हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ जिन्होंने कि इस विषम परिस्थिति में हमारा साथ भी दिया, और ऐसे बहुत विचित्र उदाहरण है, मैं बता नहीं सकता। ऐसे ऐसे उदाहरण मेरे सामने आए, कभी हमने सोचा भी, कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसे उदाहरण उस समय सामने आए थे। पर ये सब लोगों का साथ साथ पूरी टीम ने काम किया, और माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज सिंह जी की हिम्मत थी हमकी कि काम करिए इसमें। फिर आपकी भावुकता साफ तौर पर देखने में नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे सांसद जी, जिस शहर को बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, इंदौर नंबर 1 हुआ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगभग 3 बार इंदौर नंबर 1 रहा। उस इंदौर को थमते हुए आपने देखा, गाड़ियों के चक्कों को जमते हुए आपने देखा, दुकानों को बंद होते आपने देखा। कैसा मंजर था वो? क्या आप किन शब्दों में उन हालातों को बयां करना चाहेंगे कि जिस हंसते खिलखिलाते शहर को आप देखा करते थे, वो एक सन्नाटे में कहीं ना कहीं तब्दील हो गया था? कर्फ्यू के चलते लोग परेशान थे, कैसा था वो? बिल्कुल भयानक मंजर था, और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इंदौर ऐसा होगा। और मुझे लगता है कि हमसे थोड़ी गलती भी हुई, शुरुआती दौर में देरी हुई या चूक हुई कह सकते हैं, कि जिस समय ये पूरी एडवाइजरी जारी की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं उसको सीरियसनेस लेने में कहीं ना कहीं विफल रही। और जिस समय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी एडवाइजरी जारी कर रहे थे WHO की, उस समय हमारी प्रदेश की सरकार ये तय कर रही थी कि इंदौर में अफवाह कहाँ करें। जब हम ढूंढ रहे थे कौन से हॉस्पिटल में कैसे मशीनरी होगी, क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, तब वो ढूंढ रहे थे कि हम हमारे हीरो हीरोइन को कहाँ रुकाएंगे। तो जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और हमने देखा कि यहाँ पर लोगों ने रंग पंचमी में किस प्रकार रंग पंचमी मना करने के बाद भी खेली। और जब लॉकडाउन जो ख़त्म हुआ शाम को हमने देखा किस प्रकार भीड़ से राजवाड़ा या पाटलिपुरा अलग अलग क्षेत्रों में गए। तो मुझे लगता है कि हमने भी कहीं ना कहीं चूक हुई, और सरकार से व्यवस्था करने में देरी हुई। आगे के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? क्योंकि किसी की भी बात की जाए तो अब कोई भी नहीं रुकेगा, और ना किसी को रोका जा सकता है। ऐसे में ठीक है, जागरूकता के तमाम मैसेजेस भी चलाए गए, लोग 2 महीने 2.5 महीने घर में भी रहे, हो सकता है जागरूकता का पाठ पढ़ भी लिया होगा, पर प्रशासनिक तौर पर, शासकीय तौर पर क्या प्लानिंग रहेगी लोगों को इस बीमारी के संक्रमण से दूर रखने के लिए? देखिए, समय समय पर हम लोगों से निवेदन करते रहते हैं, और आपके माध्यम से भी निवेदन कर रहा हूँ कि हम अगर 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे। एक तो सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, दूसरा जब भी हम घर से बाहर निकलें या कहीं किसी पास में आए तो मास्क लगाएं, और तीसरा हम इस बात को ध्यान में रखें कि जब हम घर में भोजन करें तो कुछ भी खाएं तो हाथ लगातार धोएं। मुझे लगता है इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे हम विजय प्राप्त करेंगे कोरोना पर। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे हमने अभी कुछ ही दिनों में लगातार फाइन भी किए, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि एकदम फाइन, अभी हम लॉकडाउन से खुले हैं, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और कुछ लोगों को प्रैक्टिस नहीं है तो गलतियाँ हो जाती हैं, तो फाइन करने के बजाय समझाई दी जाए। तो हमने 1 सप्ताह तक ये फ़ाइन की प्रक्रिया रोकी है, दंड नहीं लगेगा। अब 1 सप्ताह से हम लोगों को समझाई देंगे। और मैं आपके माध्यम से बता दूं, जो अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में देश के जो प्रमुख शहर हैं, उन प्रमुख शहरों में अगर सबसे ज़्यादा कहीं मास्क लग रहे हैं तो हमारे इंदौर में लग रहे हैं। तो ये इंदौर की जनता है, जब कुछ हम बोलते हैं, जब जो कुछ तय होता है तो सब मिल के साथ देते हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए ज़रूर चेतावनी है कि आपके कारण आपको समस्या आ सकती है, आपके कारण आपके परिवार को समस्या आ सकती है, आपके कारण समाज को समस्या आ सकती है। सांसद जी, ये तो हुई कोरोना की बात। अहम विषय ये है कि कोरोना के दौरान कई सारे प्रवासी मजदूर इंदौर छोड़ के जा चुके हैं।
छोटे उद्योग लगभग बोला जा सकता है कि बंद के कगार पे हैं। ऐसे में कैसे एनर्जी देंगे, कैसे ऊर्जा देंगे और क्या आगे के टर्म्स प्लान रहेंगे, क्या आपकी योजनाएं हैं कि उन लोगों को वापस जीवित किया जा सके? शुरुआती दौर में ये बात सही है कि मजदूर जिस प्रकार ये शुरुआत हुई बम्बई और दिल्ली से, आपने देखा होगा कि जो प्रवासी मजदूर हैं बम्बई और दिल्ली से जिस प्रकार जाने लग गए थे, उसके बाद थोड़ा वातावरण बन गया, अन्य शहरों से भी जाने लग गए। हमने सबसे पहले जैसे ही हमारे ध्यान में, हमने सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा कि जो हमारे उद्योग है उस उद्योग को खोला। पहले दौर में जब पूरा देश लॉकडाउन की तरफ था, प्रदेश लॉकडाउन की तरफ था, इंदौर में हमने 3 अध्याय छोटे बड़े उद्योग खोले। और ये इसलिए खोले कि उद्योगों का चरखा अगर चलता रहेगा तो मजदूर नहीं जाएंगे, उनको रोजगार चाहिए। हमने देखा होगा उस समय हमने जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी थी और ख़ास करके बड़े प्रोजेक्ट जो IDA के हैं, नगर निगम के हैं या प्राइवेट भी हो सकते हैं, उन बड़े प्रोजेक्ट को हमने कहा आप काम शुरू करिए, क्योंकि एक एक प्रोजेक्ट में 100-100 200 मजदूर लगते हैं। तो हमारा पहली प्राथमिकता ये थी कि लोग जाए नहीं। कुछ लोग जरूर चले गए, लेकिन हमने प्रयास करके उस समय जो मजदूरों को लाने ले जाने के लिए ट्रेनें थी, उस समय हमारे इंदौर के लिए ट्रेनें दी गई थी, लेकिन हम 2 ट्रेनों के अलावा हमने फिर ट्रेनें मना कर दी, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था कि यहाँ से अगर मजदूर गया तो हमारा इंडस्ट्री का चरखा रुक जाएगा। लेकिन अब मजदूरों को मजदूरी मिल रही है। निजी स्कूलों की बात की जाए तो एक बड़ा चिंतनीय विषय है संसद जी, और चूंकि आपसे सीधे सीधे सरोकार रखता है ये विषय, जो कि आप तमाम विभिन्न पदों पर रहे और एक आम नागरिक के लहजे से भी देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि 2.5 महीने लोग घरों में रहे, सीधे लोगों की जेब पर असर पड़ा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बच्चों की जो शिक्षा का मामला अगर बोला जाए या बच्चों की पढ़ाई लिखाई का मामला कहा जाए तो निजी स्कूलों की तरफ से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। पहले ऑनलाइन स्कूल का मामला था कि ऑनलाइन क्लासेस लगेगी, अब यह है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं भी लगेगी फिर भी फीस देनी होगी। लगातार अभिभावकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो क्या कोई जिला प्रशासन के साथ में मीटिंग करके या निजी स्कूलों को हिदायत दी जाए, या ये हो कि कोई कानूनी कार्यवाही का उनको साफ तौर पर ये बोल दिया जाए कि अगर आप इंदौर शहर के अभिभावकों को आप परेशान करते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी आपको? देखिए, लगभग 1.5-2 माह पूर्व मेरी जूम पर लगभग 100 पालक संघों से बात हुई थी, और उस पालक संघों ने जो मांग करी थी, उन्होंने प्रारंभिक तौर पे ये मांग करी थी, जो कि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई तो हमारी ट्यूशन फ़ी को छोड़ के बाकी फ़ी माफ़ की जाए। अब वही बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कही, और आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने ये निर्देश जारी करे कि अब सिर्फ ट्यूशन फी ली जाए, बाकी कोई भी फीस नहीं ली जाए। लेकिन फीस भी सर इतनी ज्यादा है कि सपोज माने कि अगर 1 लाख रुपए फीस है तो उसमें 80,000 रुपए निकाल दिए ट्यूशन फीस के नाम पर। मतलब ऐसे नहीं तो ऐसे सही अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। ये कोई नहीं सोच रहा कि आम जनता परेशान हो रही, ये कोई नहीं सोच रहा कि वो बेचारे 2.5 महीने से घरों में बैठे हुए हैं, आखिरकार कैसे जीवन यापन करेंगे। मैं वही आगे बोलने वाला था कि उसके बाद फिर वो पालक संघ आए, उन्होंने बताया कि ट्यूशन फ़ी बहुत ज़्यादा है, बाकी जो एक्टिविटी की फ़ीस है वो कम है, तो हम चाहते ट्यूशन फ़ी भी नहीं ली जाए, या ली जाए तो कुछ उनका ऐसा भी सुझाव था कि किस्तों में ली जाए और कम की जाए। उसको लेके हमारी बातचीत भी थी। हम चाह रहे थे कि दोनों बैठे, जो स्कूल का प्रशासक है, मैनेजमेंट है, वो बैठे और ये भी बैठे। इस बीच में कोई न्यायालय चले गए। अब चूँकि न्यायालय में है और सरकार के बीच हम प्रयास कर रहे हैं, कोई ऐसा हल रास्ता निकल जाए कि जो स्कूल में शिक्षक पढ़ाते हैं या एम्प्लॉयमेंट है, चाहे मजदूर वहाँ चौकीदार के रूप में, लाइट के, उनका खर्चा भी निकल जाए थोड़ा बहुत, और बाकी इनके ऊपर भार भी नहीं आए। ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहा है। क्या कोई ऐसा कोई है समाधान की मीटिंग लेकर के जिला प्रशासन को हिदायत दी जाए? क्योंकि सत्य निर्देश देना और एक बोलचाल में कोई बात कहने में आप भी समझते हैं बहुत अंतर आ जाता है। जब ये बात हो जाएगी, ये कानूनी प्रक्रिया में आ जाएगा या जनप्रतिनिधि इस पर एक्शन लेंगे, या ये कहा जाए कि इंदौर कलेक्टर स्वयं इस पर एक्शन ले लेंगे अगर आप अभिभावकों को परेशान करते हैं। क्योंकि चुनाव के दौरान हम हमेशा बोलते हैं कि आपके सुख दुख के साथ ही रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा विषय है। नहीं, आपने देखा होगा जिला प्रशासन ने, कलेक्टर ने उसी समय एक सर्कुलर निकाला था, और सर्कुलर निकाल के हमने कहा था कोई भी स्कूल वाला ज़बरदस्ती किसी से फीस नहीं लेगा। ये हमने 3 महीने के लिए कर दिया था। अब हम बैठेंगे 3 महीने, चूँकि लगभग पूर्ण होने आए हैं, हम बैठेंगे आगे स्कूल मैनेजमेंट और पालकों के साथ बैठ के बीच का रास्ता निकालेंगे। क्योंकि 3 महीने से तो कोई विकास का कार्य हुआ नहीं, क्योंकि कहा जा सकता है कि कोरोना और सिर्फ कोरोना का ही रोना रहा। आगे इंदौर के लिए क्या प्लान है, और खासकर कि ग्रामीण क्षेत्र इंदौर का बहुत बड़ा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपकी क्या योजना है? अभी मैंने ग्रामीण युवाओं के साथ बैठा था, और ख़ास इसलिए बैठा था कि अभी हमारी सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला किया है, वो मुझे लगता है कि आम जन तक पहुंचा नहीं है। सरकार ने बिचौलियों के, किसानों को, बिचौलियों के जो थे, वो मंडी हो या मंडी के दलाल हो या कुछ भी हो, वो बंद की। अब कोई भी किसान
किसी भी मंडी में, किसी भी शहर में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में सीधे अपना सामान बेच सकता है। ये इस माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का इतना बड़ा फैसला है, मुझे लगता है किसानों तक ये बात बराबर पहुंची नहीं है। मैंने युवा हमारे जो किसान साथी है उनकी एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक बुला के उनसे कहा था कि आप इस योजना से जुड़ें। इसमें सरकार एक्सपोर्ट की जवाबदारी ले रही है, उनके बिल की जवाबदारी ले रही है, ट्रांसपोर्टेशन की जवाबदारी ले रही है और जो उसके पेमेंट की गारंटी है उसकी जवाबदारी ले रही है। तो सरकार जब सभी प्रकार की गारंटी ले रही है तो मुझे लगता है इसमें एक्सपोर्ट होना चाहिए। और मुझे बताते खुशी है कि हमारे युवा किसान हैं वो इसमें आगे आए हैं। और हमारे यहाँ खास करके गेहूँ अच्छा उगता है, चना डालर अच्छा है, आलू अच्छा है। तो इस प्रकार के जो आइटम है ये हम आने वाले समय में एक्सपोर्ट करने के लिए युवाओं को प्रेरित करेंगे। सांसद जी, युवाओं के लिए क्या सोचा है, क्योंकि तमाम तनाव के बीच जीवन यापन कर रहे हैं। लगातार हम भी देख रहे हैं कि आत्महत्याओं जैसे कदम को उठा रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, या यूँ कहा जाए कि जीवन से हारे हुए हैं। ऐसे में आप इंदौर के सांसद होने के नाते ही नहीं, पूरे प्रदेश के युवाओं को क्या संदेश ऐसा देना चाहेंगे जिससे उनके अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह हो और एक सकारात्मक शैली में वो तब्दील हो पाए? देखिए, ये बात सही है कि बहुत ही विषम समय है और इस विषम परिस्थितियों में हमें हिम्मत नहीं हारना है। मुझे मालूम है बहुत सारे युवा जब मिलते हैं, जब उनके सोच एक नकारात्मक होती है तो उनकी अगर सोच नकारात्मक होती है तो वो एक नकारात्मक की ओर सोचते हैं। लेकिन विषम परिस्थितियों से ही उभर के आगे आना, ये सोच रखने के लिए हमने अलग अलग स्तर पर कम्युनिटी डेवलपमेंट के हिसाब से हम जो ओरिएंट कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें, ऐसे कुछ लोगों को तैयार किया है। और अभी मीटिंग के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, वर्चुअल के माध्यम से उनको बताते हैं, मीटिंग करते थे कि ये समय कठिन जरूर है, लेकिन इस समय से हम बाहर आएंगे और इस समय से बाहर आके हम उठेंगे। और मैं आपके माध्यम से भी सभी युवा साथी कहूँगा कि ये समय बहुत विषम होगा। हो सकता है आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ आपको नौकरी से नौकरी की जो राशि सैलरी है वो नहीं मिल रही हो, इस प्रकार की आएगी। लेकिन मैंने ऐसे भी युवा देखे जो कहीं अच्छा काम कर रहे थे, उनको वहाँ से निकाल दिया गया। वो मैंने कुछ ऐसे युवा साथी देखे वो सड़क के पास में खड़े रह के माल बेच रहे थे। ऐसे युवा साथी देखे कि जो गाँव से सब्जी लेके आ रहे थे वो आके बेच रहे थे। तो ये मेरे सामने की बात है, पर जब मैं उनसे मिला मैंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये कुछ ना कुछ कर रहे हो, भले ही हमें राशि कम मिले लेकिन इससे आपको ज़रूर उत्साह मिलेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि एक नकारात्मक ऊर्जा से हम सकारात्मक की ओर जाए। संजय जी, एक आखिरी प्रश्न ये है कि बारिश चूँकि आने को, ये मानसून आ गया है, कभी भी चूँकि हमने हर साल देखा है कि इंदौर में जब भी बारिश आती है तो निचली बस्तियाँ लगभग सभी जलमग्न हो जाती हैं। क्या उसको लेकर के नगर निगम और इंदौर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोई ऐसी बैठक या कोई उपरांत कोई ऐसी व्यवस्थाएं सोच रही है? देखिए, जब गर्मी के दिन से जब करना था तब भी मैंने नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और शहर में पानी की समस्या नहीं हो उसके साथ हम जिला प्रशासन नगर निगम के साथ बैठे भी थे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इस लॉकडाउन के दौरान इस गर्मी में भी कहीं भी आपको पानी की समस्या ज़्यादा नहीं दिखी होगी, इक्का दुक्का जगह दिखी होगी। हर जगह हमने व्यवस्था की थी, टैंकरों की व्यवस्था की थी, जो आवश्यक हो सकता है वो सब किया था। आने वाले समय के लिए भी हमारी बैठक हुई है। जितने नदी नाले हैं सफाई के अभियान शुरू हो गया है, जो स्टॉमवाटर ड्रेन है उसकी सफाई शुरू हो गई। मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस प्रकार, हाँ, जहाँ सड़कें बन रही नहीं, जहाँ स्टॉमवाटर लाइन डल रही है वहाँ हो सकता है थोड़े दिनों के लिए समस्या है, लेकिन बाकी शहर में हमारी पूरी सफाई का अभियान चल रहा है, नाला हो, नदी हो या स्टॉमवाटर ड्रेन हो। तो आपके पसंदीदा लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी का कम शब्दों में यही कहना है कि परिस्थिति कितनी भी विपरीत थी परंतु उससे लड़ना तो होगा और प्रयास निरंतर जारी रखना होगा। यह थी हमारी इंदौर सांसद शंकर ललवानी से सीधा संवाद कैमरा पर्सन टोनी के साथ। मैं प्रियंका पांडे, इंदौर राइटिंग।